Hello student of class 9. Student, today we'll do second chapter of Beehive, The Sound of Music Part 1. Before starting this chapter, student, I want to share most important things with you. स्टूडेंट, हम लोग अपने जीवन से बहुत जल्द ही निराश हो जाते हैं और हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या मुझसे ये नहीं हो सकता। यह चैप्टर भी एक मोटिवेशनल बेस्ड स्टोरी है। बच्चों, आप लोगों ने हेलन केलर का नाम सुना होगा, जिनके पास ना आँख थी और ना कान, यानी कि वो सुन या देख नहीं सकती थी। फिर भी ये अपनी ज़िंदगी से निराश नहीं हुई और आम इंसानों की तरह जीना शुरू किया और आज पूरा देश उन्हें जानता है। बच्चों, ये तो विदेश की बातें थीं। ऐसे ही एक और शख्स हैं जिन्होंने अपनी एक पाँव गंवाकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को चूमा। वो भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था और चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद इनका एक पाँव कट जाता है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पर कभी बोझ नहीं बनी और उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अब वो निकम्मा हो गई, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद उन्हें एक ऐसा सुनहरा मौका मिला, बछेंद्री पाल के साथ मिल करके ये माउंट एवरेस्ट की तैयारी की और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो अपंग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंची। तो यह स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी में एवलिन ग्लेनी जो है वो एक डेफ बहरी है, लेकिन वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एवलिन ग्लेनी किस तरीके से अपने नाम को उजागर करती है और शुरुआती में उसे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, डिस्कस करते हैं। पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। माने क्या कि एवलिन ग्लेनी वो बिना किसी साउंड को सुने हुए, किसी आवाज़ को सुने हुए वो सुन लेती थी। कैसे समझ लेती थी, हम लोग पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी हाँ, ये सच बात है। भगवान अगर किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले में न जाने कई गुना चीज़ उन्हें वापस भी कर देता है। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि भगवान अगर किसी से थोड़ा लेता है तो उसके बदले बहुत सारे चीज़ उसे दे देता है। यही हुआ एवलिन ग्लेनी के साथ। उनकी कान की शक्ति चली जाती है तो भगवान ने उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया। वाट वी हियर, जो हम लोग बोलते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वो बहुत गहराई से, बहुत डीपली तरीके से उस चीज़ को महसूस करती है। एंड दैट्स वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही वजह है कि वो म्यूज़िक को बहुत खूबसूरती से पेश करती है। रीड द स्टोरी अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो ये भी एक ऐसा स्टोरी है जो अपने फिज़िकल डिसेबिलिटी से लड़ते हुए अपने नाम को आगे की तरफ बढ़ाया। ये उस अपंग की कहानी को दर्शा रहा है कि इंसान अपंग होते हुए भी, फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा, अपने आशा को गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ते गए और आज देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। रश आवर टुवर्ड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मतलब क्या, बहुत भीड़ भाड़, और जॉस्टल का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को धक्का देना। तो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ,
रेलवे स्टेशन की पोजीशन को दर्शाया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन में कैसा दृश्य था, एकदम रश था, लोगों में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक लड़की जो बहुत छोटी थी और लगभग 17 साल से भी छोटी थी, वो क्या थी, वॉज नर्वस एट एक्साइटेड, वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, और लेकिन वो उसके मन में एक उत्तेजना भी था। क्या, किस बात की उत्तेजना थी उसके मन में? एज सी फेल्ड द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, वो ट्रेन के वाइब्रेशन को सुन करके वो एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रही थी। तो ट्रेन के वाइब्रेशन को सुन करके, जो ट्रेन उसके पास प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन गुजरा करती थी, तो उसके वाइब्रेशन को सुन करके वो एक्साइटेड होती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वो उसका पहला दिन था। कहाँ के लिए? उस म्यूज़िक एकेडमी के, कौन सा म्यूज़िक एकेडमी था जहाँ पे वो जाना चाह रही थी? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वो उस ऑडिशन के लिए वो जाना चाह रही थी, और वो दिन उसका पहला दिन था। ऐसा होता है कि अगर आप लोग भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे स्कूल में जब आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं और आपको वहाँ पे टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, या आपका उस स्कूल का या उस कॉलेज का पहला दिन होता है, जो आपकी इच्छा रहती है उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, तो आपके भी मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत सारी खुशी होगी कि वाह, मेरा मन पसंदीदा स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। तो यही एक्साइटमेंट उस छोटी सी भी लड़की के पास भी था। उसका एडमिशन कहाँ मिल गया था? उसका एडमिशन मिल रहा था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, जो कि वो अपने आप में एक प्रतिष्ठित म्यूजिशियन इंस्टीट्यूट था वो। डाउंटिंग एनफ, लेकिन वो बहुत डाउंटिंग हो रही थी, बहुत डर रही थी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से थी? आगे की लाइन पढ़ते, डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, क्योंकि वो एक स्कॉटिश फार्म की, एक स्कॉटिश मतलब क्या है कि वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो लड़की बिलोंग करती थी स्कॉटिश से। और कोई भी टीनेजर को ये डर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब किसी का पहला दिन होता है कहीं जाने का, तो उसके मन में जो डर होता है, पहला दिन का जो डर होता है, यही डर उसको भयभीत भी कर रहा था। क्योंकि आज उसका उस लंदन में और उस एकेडमी में, म्यूज़िक एकेडमी में उसका वो पहला दिन था, और उससे थोड़ा सा वो डाउंटिंग भी हो रही थी, थोड़ा डर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन वो उसका जो चैलेंज, भले कितनी भी चुनौतियाँ आई, लेकिन वो म्यूज़िक का इंस्पायरेशन, म्यूज़िक का जो उसके अंदर जो जुनून छाया हुआ था, उसे और बढ़ावा दे रहा था। चुनौतियों को मारते हुए उसके म्यूज़िक का जो जुनून था, वो और उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, लेकिन वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बहरी थी वो। एवलिन क्लैनीज लॉसेस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन क्लैनी जो है अपने सुनने की शक्ति को धीरे धीरे खोई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, उसकी माँ को पूरी तरीके से याद है कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है जब वो 8 साल की थी। जब वो क्या कर रही थी? शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो वेट कर रही थी क्या करने के लिए? पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उसे बुलाया जाता है उसके नाम को लेकर के। बट सी डिड नॉट मूव, लेकिन जब नाम लेकर बुलाया गया एलिन को, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। वो नहीं घूमी, नहीं मुड़ी उसके ऊपर, अपने मदर के ऊपर। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, तब मैंने ये रियलाइज्ड किया कि शायद ये नहीं सुन पा रही है। सेज इज़ाबेल ग्लेनी उसकी माँ का नाम है। तब इज़ाबेल ग्लेनी ने ये सोच लिया, उसके ये समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ी है और ये सुन नहीं पा रही है।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. लेकिन कुछ समय के लिए जो उसकी माँ जो है, या अ, उसकी माँ बोले या फिर एवलिन जो है, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ इसको कंसील करती है। माने इस डिसएबिलिटी को वो क्या करती है, छुपाने की पूरा प्रयास करती है। सोचती है कि इस कमजोरी को, इस डिसएबिलिटी को छुपा ले, कंसील कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her. लेकिन क्या होता है कि जब वो 11 साल की होती है तो उसका मार्क्स जो है डिटोरेटेड होने लगता है, कम होने लगता है, और जिसके वजह से उस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ये रिक्वेस्ट करते हैं उसके पेरेंट्स से कि इसे यहाँ से ले जाए और उसे स्पेशलिस्ट, जो डेफ के जो स्पेशलिस्ट स्कूल है उसमें इसका एडमिशन कराया जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड डैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और अब जो है उसकी ये जो बीमारी थी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसके नर्वस सिस्टम को पूरे तरीके से क्या कर दिया, डीप डैमेज कर दिया, जिसके वजह से हियरिंग पावर वो धीरे धीरे खो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to the school for the deaf। और उन लोगों ने ये भी एडवाइस दिया कि उसके कान में कुछ हियरिंग एड्स लगा दिया जाए, मतलब सुनने के लिए जो मशीन होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उसके कान में लगा दिया जाए और बहरे के स्कूल में, जो डेफ स्कूल होते हैं, उस स्कूल में से एडमिशन करवा दिया जाए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी अपने हिम्मत को नहीं छोड़ी, अपनी आशाएं को नहीं छोड़ी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो पूरी तरीके से दृढ़ बन चुकी थी और वो चाहती थी कि उसका भी लाइफ कैसा चले, नॉर्मल लोगों के जैसा लाइफ चले। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और इसके साथ साथ वो किस में इंटरेस्ट लिया करती थी, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लिया करती थी। तो वो चाहती थी क्या कि बहरे हैं लेकिन वो इस इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे भी साथ लेकर चलना चाहती थी, म्यूज़िक को। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो क्या देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन को क्या करती है, प्ले करती है, बजाती है। उसी दिन से वो डिटरमाइंड कर लेती है, डिसाइड कर लेती है कि वो भी म्यूज़िक को सीखेगी। और क्या बजाना सीखेगी, वो जाइलोफोन बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर, जाइलोफोन क्या होता है स्टूडेंट, जाइलोफोन ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जाइलोफोन एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक स्टिक से बजाया जाता है, ठीक है। तो जो स्टिक से बजाया जाता है उसको परकुशन कहते हैं उसको। क्लियर बात। वन डे, हाँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकुनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जितने भी टीचर्स थे उसे डिस्करेज किया और उसे कह दिया कि तुमसे हो नहीं पाएगा। बट परकुनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन परकुनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो परकुनिस्ट का मतलब पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को किससे बजाया जाए, हाथ से ठोक करके बजाया जाए या फिर स्टिक से बीट किया जाए। देखे होंगे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बीट करके बजाया जाता है, किससे, कुछ स्टिक रहते हैं, लकड़ी का स्टिक होता है, उससे बीट करके बजाया जाता है। और जो बजाने वाला होता है, जो ढोलक बजाते हैं या फिर जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जिसे स्टिक से बीट करके जो बजाता है, तो बजाने वालों को क्या बोलते हैं, परकुनिस्ट बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई। तो एक परकुनिस्ट हैं रॉन फॉब्स, वो क्या किए, इसके पोटेंशियल को, इसकी शक्ति को निहारा और इन्हें क्या किया, प्रमोट किया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग
टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन। वो क्या किए, वे दो बड़े बड़े ड्रम लेकर के आए और दोनों को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। यहाँ पे एवलिन कहती है कि हमारे जो वो गुरु थे, हमारे जो वो जो परकुनिस्ट थे, वो हम ये कहते थे, वो मुझे समझाते थे कि तुम कान से मत सुनो, तुम अपने कान से मत सुनो, ट्राई टू लिसन इट सम अदर वे। एवलिन, वो एवलिन कहती थी कि हमारे टीचर ये बताते थे कि इसे बल्कि तुम और अलग सेंस से समझने की कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, माने इस टोन को तुम कान से नहीं सुन करके बल्कि तुम अदर सेंस का इस्तेमाल करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उस तब मैंने अचानक ये रियलाइज किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हायर ड्रम जो था, जो उसका नोट जो बहुत हाई था, वो मेरे बदन को क्या करता था, रिस्ट के ऊपर तक जाता था, माने कमर से ऊपर तक वाइब्रेट होता था। और जो लोअर टोन में जो बजता था, लोअर नोट्स में जो ड्रम को बजाया जाता था, तो वो कमर से नीचे तक का मेरा बॉडी वाइब्रेट होता था। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉप्स क्या किए, अब इसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते गए। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी वुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और बहुत जल्द ही एवलिन इस चीज़ को अब आसानी से समझ गई और टोन्स को, हर तरह के नोट्स को, डिफरेंट नोट्स को अपने बॉडी में सजा ली का मतलब क्या कि उस टोन को अब किस में कन्वर्ट कर ली, अपने बॉडी में वो कन्वर्ट कर ली। अगर हाई टोन से बजाया जाता था तो उसके रिस्ट के ऊपर वाले पार्ट्स क्या होते थे, वाइब्रेट होते थे। अगर लो टोन में बजाया जाता था तो कमर के नीचे वाले पार्ट्स जो होते थे वो क्या होते थे, वाइब्रेट होना शुरू होता था। एंड रेस्ट वॉज द शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाद बाकी जो चीज़ थी वो कैसे सीखी, वो उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से और कठिन मेहनत से इन्होंने सीखा। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। वो कभी भी मुड़ करके नहीं देखी, बस ठान ली और आगे बढ़ती गई। सी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा। फिर उन्होंने क्या किया, वो एक यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन की। बाय द टाइम सी वॉज 16, और उस समय वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और वो सोच ली कि अब वो अपने जीवन को पूरी तरीके से लगाना चाहती है, किसमें, म्यूज़िक में लगाना चाहती है। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी। और इसी ऑडिशन के लिए वो कहाँ से आई, यहाँ आई। जो हम लोग अभी फर्स्ट पैरा में जो पढ़े थे कि वो स्टेशन पे जो भीड़ भाड़ था वो इसी ऑडिशन के लिए आई थी। तो वो क्या कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में आई और ऑडिशन दी। कहाँ पे आकर ऑडिशन देना चाह रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और वो बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव करके एक इतिहास बनाती उस एकेडमी का। एंड सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। और धीरे धीरे उस ऑर्केस्ट्रा वर्क से वो सोलो की तरफ बढ़ने लगी, माने अब अकेले परफॉर्म करने लगी। सोलो परफॉर्मेंस माने अकेला परफॉर्मेंस अब वो करना, अब ग्रुप में नहीं, ग्रुप के साथ साथ वो अकेला परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स पूरा होने के बाद ग्रेजुअली मूव्ड at the end of the 3 years course she had captured most of the top award। और 3 साल पूरे होते और ये बहुत सारे अवार्ड को कैप्चर कर लिए, मतलब इसके बहुत सारे अवार्ड इसके नाम हो गए। एंड ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और ये सब होने के साथ साथ वो क्या चाहती थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं सोची कि वो एक हीरोइक है, माने एक नायक के तरीके से नहीं बनना चाहती थी। बस वो इसके दिमाग में था कि जैसे और लोगों का लाइफ स्टाइल होता है,
और लोगों का कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं, वो उस तरीके से अपने जीवन को चलना चाहती थी। वो कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती है कि अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, यू विल बी गेट देयर, तुम वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। कौन कहता है? एवलिन कहती है। एंड सी गॉट राइट टू टॉप, और यही वजह है कि वो ऊंचाई तक पहुँची। एंड द मोस्ट sought after multi-percussionist with the mastery of some thousand instrument and the hat-trick international schedule, और यही वजह हुई कि वे वर्ल्ड के बेस्ट परकुनिस्ट बन गई, और एक अच्छे परकुनिस्ट में इसका नाम आने लगा, और एक साथ कई हज़ार के इंस्ट्रूमेंट को ये बजाना सीख चुकी थी। और इसका शेड्यूल क्या हो गया, अब इसका नाम देश विदेशों में भी फैलने लगा। वो वहाँ भी जा कर के, विदेशों में भी जा कर के ये म्यूज़िक का परफॉर्म करती थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये तो वाकई में बहुत रोचक होता था कि एल्विन का फंक्शन में ये देखने को मिलता था कि एक बहरी लड़की जिस सुन नहीं सकती है, म्यूज़िक के टोन को नहीं सुन सकती है, लेकिन म्यूज़िक को परफॉर्म बहुत क्लियर तरीके से करती है। इसके फंक्शन में यही बहुत एक रोचक चीज़ हुआ करता था, एक मोहने वाला चीज़ होता था, एक आकर्षक चीज़ यही होता था कि जिसके पास कान नहीं है लेकिन वो म्यूज़िक को परफॉर्म कर रही है। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पे नरेटर कहता है कि लगभग 2 घंटे तक मेरी मीटिंग उसके साथ हुई, लेकिन उन्होंने कोई भी वर्ड को मिस नहीं किया। वो बहुत साफ साफ बोलती थी। मैन विथ बिशी बियर्ड्स विथ गिव मी ट्रबल सी लाफ, और वो हंस करके कहती है कि जिस इंसान के पास बशी बियर्ड्स होते हैं, माने बहुत झाड़ी वाले या बहुत घने दाढ़ी होते हैं, उसको बहुत तकलीफ़ होता है उससे बातचीत करने में। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग फॉर लिप्स, क्योंकि जो घनी वाले जिसके दाढ़ी होते हैं उसके लिप्स को सही सही देख नहीं पाती है, और लिप्स सही से नहीं देखने की वजह से वो उन तरह के लोगों से बातचीत वो सही ढंग से नहीं कर पाती थी। और इट्स अ होल फेस, और पूरा अगर पूरा होल फेस में अगर दाढ़ी होता है तो पूरा लिप्स तो उसका ढका रहता है, तो वो सही से नहीं समझ पाती है। शी स्पीक फॉललेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। वो चूँकि एक स्कॉटिश की रहने वाली थी, वहाँ से बिलोंग करती थी, और वो लड़की एक बिना किसी लड़खड़ाहट के साथ, बिना किसी मिस्टेक के साथ क्लियर वॉइस तरीके से, मैंने साफ साफ वो बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलती है कि मैं साफ साफ बोल इसलिए पाती हूँ क्योंकि मैं जन्म से बहरी नहीं थी, मैं 11 साल तक मैं सुन सकती थी, और इसी वजह से क्या बोलना है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, मेरा जो उच्चारण है, वो साफ साफ आता है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन इस बात को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए कि किस तरीके से वो फ्रेंच बोलना सीख गई, जापानीज़ बोलना सीखी, इसका वो एक्सप्लेन नहीं करी। As for music, she explains it's pouring through every parts of my body। अगर म्यूज़िक की बात करें तो वो बताती है क्या कि म्यूज़िक उसके हर एक बॉडी में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो उसके शरीर, उसके हर एक भाग में, उसके स्किन पे, उसके त्वचा पे ये म्यूज़िक जो है एक कांटा की तरह चुभता है। माई चिक बोन्स, मेरे गालों पे चुभता है। इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि म्यूज़िक की जो धुन है मेरे बालों में भी है। व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो उसके सेंस जो हैं वो पूरे तरीके से उसमें रम जाता है, उसका पूरा बॉडी पार्ट्स जब वो
अपने फिंगर्स, अपने उंगलियों में जब वो स्टिक को पकड़ती है और प्ले करती है तो जो धुन निकलते हैं वो धुन पूरे तरीके से उसके बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट कर देता है, उसके पूरे बॉडी को झुमा देता है और उसमें वो मदहोश हो जाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट, और वो झुक करके, ड्रम के ऊपर झुक करके, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और एकदम म्यूज़िक का जो साउंड है उसके पूरे बॉडी में रेजोनेंस हो जाता है, पूरा धारा की तरह बहने लगता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। जब वुडन प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करने जाती है, जब लकड़ी के बने हुए मंच पर वो परफॉर्म करती है, जाइलोफोन को बजाती है, तो वो अपने पैर से चप्पल को या जूते को हटा देती है। क्यों? और उन नंगे पैर से स्टेज पे जाती है परफॉर्म करने। क्यों? क्योंकि जो म्यूज़िक बजे है, जब वो ड्रम को बीट करेगी, जब वो जाइलोफोन को जो बीट करेगी, तो म्यूज़िक जो निकलेंगे तो उसके नंगे पैर से क्या होगा, वो म्यूज़िक के धुन उसके कमर तक और पूरे बॉडी में क्या होगा, उसके वाइब्रेट से उस टोन को वो समझ पाएगी कि वो कैसे बीटिंग कर रही है। नॉट सरप्राइजिंगली इवन डिलाइट्स हर द ऑडियंस। अब उसके ऑडियंस भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, वो अपने ऑडियंस से बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी वो। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 में उसे इस अवार्ड से नवाजा जाता है। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ के अवार्ड से उसे सम्मानित किया जाता है। एंड सेज मास्टर परकुनिस्ट जेम्स प्लैट्स, और जेम्स प्लैट जो परकुनिस्ट हैं, जो उनके मास्टर हैं, वो क्या कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति को ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसके बदले बहुत अद्भुत चीज़ उन्हें दे दिया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो सुनती नहीं, बल्कि वो क्या करती है, उसे महसूस करती है। एंड फार मोर डीपली, और बहुत गहरे तरीके से उस चीज़ को सोचती है, देन एनी ऑफ हम लोगों के अपेक्षा। इट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही वजह है कि वो म्यूज़िक को इतने खूबसूरत तरीके से प्ले करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic। एवलिन इस बात को कबूल करती है, इस बात को मानती है कि वो एक वर्काहलिक है, मतलब काम की भूखी है, वो काम का एक जुनून है, सवार है उसके ऊपर। आई हैव जस्ट गॉट वर्क, वो सिर्फ कहती है कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। इवन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यहाँ तक कि वो कहती है कि क्लासिकल म्यूजिशियन से भी अगर कोई हार्ड वर्क है तो मुझे चाहिए। बट द रिवॉर्ड आर इनॉमरस, लेकिन अवार्ड तो बहुत ज़्यादा थे उसके पास। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। अब इस काम के अलावा एवलिन क्या करती थी, प्रिजन में कैदियों के लिए जेल में जा कर के या फिर हॉस्पिटल में जा कर के कुछ मनोरंजन किया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और छोटे बच्चों के लिए वो म्यूज़िक क्लास सिखाया करती थी, और उस वर्क को वो ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा महत्व किसे देती थी, बच्चों के लिए, बच्चों को क्लास करवाती थी और उस वर्क को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट दिया करती थी। एंड रिकलिन ऑफ बीथोवेन फंड ऑफ डिफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिकलिन जो है वो डेफ चिल्ड्रन के एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एन रिकलिन ने क्या कहा कि सी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। एन रिकलिन का कहना है कि ये जो एवलिन जो है, एवलिन क्या है, एक चमकता हुआ उदाहरण है, चमकता हुआ इंस्पायरेशन है, किसके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए। क्यों? क्योंकि अब वे लोग ये समझे कि दे सी दैट
देयर आर नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, ताकि वो ये समझे कि उन लोगों का रास्ता अब बंद नहीं हुआ है, बल्कि वो कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब एवलिन को देख करके जो डेफ चिल्ड्रन है वो अपने आप में मायूस ना हो कि वो निकम्मा है, अपनी ज़िंदगी से वो निराश ना हो, बल्कि उसे इस चीज़ को देख करके इंस्पायर होना चाहिए कि उसके लिए कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। दे कैन नॉट गो, अब ये नहीं समझे कि अब वो आगे नहीं जा सकता है, वो हर जगह हर फील्ड में जा सकता है। बस वो एक बार ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो फिज़िकल डिसेबिलिटी भी उसके लिए बाधा नहीं बनेगी, बल्कि वो कोई ना कोई मार्ग ज़रूर बना लेगा वो, अगर वो ठान ले। और डिटर्मिनेशन हार्ड होना चाहिए। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her leg। एवलिन ग्लैनी जो है ये इस बात को कहती है क्या कि जिस लोगों के पास 2 पैर है वो लोग भी निराश ना हो। ऑलरेडी एक कहती है क्या कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि ट्वाइस हर लेग, सॉरी ये लाइन गलत हो गया, फिर से हम रिपीट करते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ये कहती है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे उम्र के क्या हैं, दुगने हैं, मेरे उम्र के क्या हैं, दुगने हैं। एंड सी हैज़ ब्रॉड परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, लेकिन उसे इस जगह पे जो लाया गया है, इस फील्ड में लाया गया है, तो वो किसके वजह से आई है, वो अपने परकुशन की वजह से। अगर स्टार्टिंग में उनके जो रॉन फॉप्स थे, अगर वो नहीं इनका साथ देते, इनके पोटेंशियल को अगर नहीं समझे होते, तो आज ये भी फिर डिस्करेज हो सकती थी। लेकिन वो ठान चुकी थी कि उसे ये इस लाइन को लेकर आना है, उसे म्यूजिक सीखना है। तो भगवान ने भी क्या किया, उसे रास्ता बनाते गए, और वो उनके गुरु मिले परकुशन। कौन थे वो, रॉन फॉप्स थे। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इसी वजह से वो क्या है कि पूरे तरीके से वो मूव हो चुकी अपने कैरियर पे। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर द हैंडीकैप्ड, और वो उन लोगों को भी एक इंस्पायरेशन का सिंबल बनी, उन लोगों के लिए जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो अपने आप में क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो अपंग हो चुके हैं, जो एम्प्यूटी हो चुके हैं। हु वर्क टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। हाँ, और लास्ट में ये कहती है क्या कि अगर कोई इंसान चाह ले, जब वो यह कर सकती है, जब वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस बात को कह करके उस हैंडीकैप लोगों को ये दर्शाई कि जब एक डेफ लड़की ये कर सकती है, म्यूज़िक प्ले कर सकती है, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू द मिलियन। और ये वाकई में कई मिलियन लोगों के लिए एक प्लेजर, एक शांति का सूचक बनी और एक इंस्पायरेशन बनी, ताकि लोगों को एक जीने का मकसद मिल पाया। जो लोग फिज़िकल डिसेबल होते हैं, अपने ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, तो इसकी जीवनी को देख करके भी लोगों के अंदर में हिम्मत और हौसला जागृत हो जाता है। तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों ने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।